मैं ज्योति सिंगौर। आज हम कक्षा 11वीं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का अध्याय 8 आधारिक संरचना समझेंगे। आज हम आधारिक संरचना का परिचय 8.2 आधारिक संरचना क्या है, 8.3 आधारिक संरचना की प्रासंगिकता और लास्ट में हम समझेंगे आधारिक संरचना की स्थिति। पाठ शुरू होने के पहले ये बहुत अच्छा कोटेशन दिया है चिली कवि गब्रिएला मिस्ट्रेल का। अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर सकती हैं, एक बच्चा नहीं। उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। ऐसा ही आधारिक संरचना के साथ है, अर्थात हम आधारिक संरचना पर आज ही ध्यान एवं सुधार की आवश्यकता है। यानी ये कवि ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक बच्चे को हम कल पर नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आधारिक संरचना के विकास के लिए भी हम कल पर नहीं छोड़ सकते। हमको यदि अपने देश का वास्तविक विकास करना है तो आधारिक संरचना पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने अवश्य सुना होगा कि हमारे देश के कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जैसे यदि कृषि और बागवानी के उत्पाद की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई के साधन हैं वो बहुत पुराने समय से उन्नत हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा उत्पादन है, कृषि उत्पाद है, बागवानी है, इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। औद्योगिक दृष्टि से महाराष्ट्र और गुजरात बहुत आगे हैं, क्योंकि यहाँ परिवहन की सारी सुविधाएं हैं। बंदरगाह के निकट होने के कारण विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य उद्योग की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। आप कक्षा 10वीं में तक मतलब ये पढ़ चुके होंगे आप कि हमारे देश में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे साफ और सुंदर, जहां बहुत सारे सीन आपने फिल्मों में भी देखे होंगे। निश्चित आप कहेंगे केरल। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बहुत बेहतर हैं। यहाँ की प्राकृतिक चिकित्सा जो जड़ी बूटियों के माध्यम से होती है, यह विश्व प्रसिद्ध है। प्राकृतिक चिकित्सा का यहाँ का अपना एक अलग मेथड है, जिसकी वजह से विश्व के सभी देशों से लोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए केरल आते हैं। आपके पहचान वाला या पड़ोसी जरूर बेंगलोर में इंजीनियर होगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि वो भैया या दीदी बेंगलोर में जाकर नौकरी करते हैं। कर्नाटक राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में सारे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विश्व स्तरीय संचार सुविधाएं हैं। प्रायः सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं हमारे देश में, उनका जो मुख्य ऑफिस है वो बेंगलोर में है। इतने राज्यों को हमने देखा कि आखिर ये क्यों उन्नत हैं। अलग अलग राज्यों की मैंने अलग अलग विशेषता बताई, जैसे पंजाब, हरियाणा, इसके बाद महाराष्ट्र देखा हमने, केरल देखा, अब ये कर्नाटक है। तो इस तरह से अलग अलग राज्य हैं, इनकी जो संरचना है उसके आधार पर इनकी अलग अलग विशेषता है और ये राज्य अलग अलग तरीके से उन्नति किए हैं। आज का जो हमारा पाठ है वो ये इन्हीं सुविधाओं पर आधारित है कि किन राज्यों में सुविधाएं अधिक है तो वो राज्य अधिक उन्नति किए हैं, और जिन राज्यों में ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी कमी है, आज भी वो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। क्या आप ये चित्र को पहचान पा रहे हैं? सड़क, शिप व जहाज, क्या ये कभी आपकी सहायता करते हैं या आप सोच सकते हैं क्या आप इनके बिना जीवन जी सकते हैं? संचार के साधन, शुद्ध पानी, बिजली बिना क्या आप रह सकते हैं? स्कूल है, अस्पताल है, साफ सुथरा घर है, क्या हम इनके बिना हमारा जीवन संभव है? ये सभी जो चित्र दिए हुए हैं, आज हम इन्हीं चित्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो पाठ है आधारिक संरचना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इतना सरल पार्ट है कि आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी है, परंतु आप इन वस्तुओं को, इन गतिविधियों को आप आधारिक संरचना से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। हम ये जितने चित्र देख रहे हैं, ये सभी चित्र मिलकर आधारिक संरचना का निर्माण करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम वो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाती हैं। यदि हमको ये सुविधाएं जिस देश में मिल जाती है, वो देश बहुत उन्नति करता है, और जिन देशों में ये मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, यदि ये सुविधाएं नहीं हैं तो वो देश उन्नति नहीं कर पाता। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में जो सहायता पहुंचाता है अप्रत्यक्ष रूप से, वही कहलाता है आधारिक संरचना। प्राथमिक क्षेत्र हो चाहे द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक, प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र हो या द्वितीयक यानी उद्योग धंधे और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र बिना आधारिक संरचना के उन्नति नहीं कर सकते। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना से अभिप्राय उस सहायक संरचना से है जिसके द्वारा कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य आदि मुख्य उत्पादन क्षेत्रकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यानी ये जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करता है आधारिक संरचना। पुस्तक में हमारे आधारिक संरचना से जुड़े हुए चित्र दिए हुए हैं। दिया है ये समृद्धि को जोड़ने वाली सड़कें। विद्यालय किसी देश की महत्वपूर्ण आधारिक संरचना है। बांध विकास के मंदिर हैं। इस तरह से ये तीनों का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आप ये तीनों चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि आधारिक संरचना क्या होती होगी। यानी सड़क है, परिवहन है, शिक्षा है, बांध है मतलब सिंचाई के साधन है, ये सारी सुविधा मिलके क्या बनाते हैं? आधारिक संरचना। आधारिक संरचना की श्रेणियां। कुछ अर्थशास्त्री इसे दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है आर्थिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना से अभिप्राय परिवर्तन के उन सभी तत्वों जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, बिजली से है, जो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया के लिए सहयोगी हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ऊर्जा है, परिवहन है और संचार है, ये सभी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाते हैं और उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। खुद तो नहीं करते, परंतु ये क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। कोई भी विकास यदि होगा तो इन तीनों के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है कि इसका परिणाम पैसे के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारित संरचना से अभिप्राय जैसे स्कूल, अस्पताल, स्वच्छ घर, इन सभी मूल तत्वों से है जो किसी देश की सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए सहयोगी व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। ये स्वयं खुद नहीं करते, परंतु ये क्या प्रदान करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं विकास में। जैसे यदि कोई छात्र है, यदि वो शिक्षित नहीं है तो क्या वो देश विकास कर सकता है? यदि कोई मजदूर है या व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो देश विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि हमें रहने के लिए पर्याप्त शुद्ध पानी और हवा या स्वच्छ घर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक विकसित देश में हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक आधारित संरचना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारे जीवन स्तर में सुधार लाता है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आधारिक संरचना वास्तव में क्या है। ये दोनों मैंने एक साथ ले लिया है, आर्थिक आधारिक और सामाजिक आधारिक। ये दोनों को मिलकर बनता है हमारी आधारिक संरचना। ये दोनों सहयोगी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में केवल यदि आर्थिक आधारिक संरचना है तो हम सामाजिक आधारित संरचना के आधार पर देश का विकास कर सकते हैं। यदि हमारे देश में ऊर्जा है, परिवहन है, संचार के साधन है, परंतु हमारा देश शिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, आवास व्यवस्था यदि नहीं है, तो क्या हमारा देश विकसित देश हो सकता है?
नहीं हो सकता। या फिर हमारे देश में शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आवास है, परंतु देश में यदि ऊर्जा के साधन नहीं है, परिवहन नहीं है, संचार के साधन नहीं है, तो क्या हम अपने देश की संरचना को सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक आधारित संरचना इन दोनों को मिलकर बनती है, इन दोनों के सहयोग से बनती है। आर्थिक आधारित संरचना और सामाजिक आधारित संरचना दोनों मिलकर ही देश का विकास कर सकते हैं। इन दोनों की विशेषता यदि हम देखें, अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आर्थिक आधारित संरचना क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जबकि सामाजिक आधारित संरचना अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आर्थिक संरचनाओं को विकसित करती है। ऊर्जा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये आवास हमारे आर्थिक संरचना का आधार है। आर्थिक आधारित संरचना कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि लाती है, जबकि ये मानव तथा सामाजिक वातावरण में सुधार लाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या करता है? हमारे सामाजिक स्तर में सुधार लाता है, हमारे जीवन स्तर में सुधार लाता है। जबकि आर्थिक आधारित संरचना के जो परिणाम होते हैं वो किस रूप में प्राप्त होते हैं? हमें पैसे के रूप में प्राप्त होते हैं। इस तरह से इन दोनों के सहयोग से ही हम देश की संरचना को सुधार सकते हैं। आर्थिक आधारित संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली निर्भर करती है। जैसे कृषि, आधुनिक कृषि भी बीज, कीटनाशक, दवाइयां और खाद बड़े पैमाने पर परिवहन पर ही निर्भर करते हैं। कृषि को यदि हमें बहुत बड़े पैमाने पर यदि उत्पादन करना है, तो हमें बैंकिंग और बीमा की सुविधा पर भी निर्भर होना पड़ता है। अपर्याप्त आधारित संरचना से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल सफाई का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। यदि हमारे देश में जल साफ नहीं है, सफाई नहीं है, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसीलिए स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण भी होना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। परिवहन विकास के लिए आवश्यक है, परंतु वायु प्रदूषण का इसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए परिवहन के साधन भी हमारे लिए उपयोगी हैं, परंतु हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका पर्यावरण पर बुरा असर ना पड़े। भारत में आधारित संरचना को विकसित करने का पूरा दायित्व सरकार का है, परंतु हमारे देश में जीडीपी का मात्र 34% ही आधारित संरचना पर खर्च होता है। आज भी हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, और आज भी आपको ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन का जो साधन है वो बैलगाड़ी आपको दिख जाएगी। परंतु अब थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब पीपी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल से सरकार और निजी कंपनियां, सड़क है, स्कूल है, रेल मार्ग है, अस्पताल है, इन पर सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर काम कर रही है। तो पहले के तुलना में तो अब परिवर्तन आया है, परंतु जितना विकास होना था आज भी उतना विकास नहीं हो पाया है। आप ये 8.4 से आधारित संरचना की स्थिति 2001 के यदि आंकड़े देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि विश्व के तुलना में भारत की स्थिति क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए जैव ईंधन, गोबर है, जलाऊ लकड़ी पर 90% जनता निर्भर है। यानी 2001 की स्थिति में ग्रामीण जनता जैव ईंधन का उपयोग कितना कर रही थी? 90%। केवल 24% ग्रामीणों के पास क्या उपलब्ध है? नल का पानी, शुद्ध पानी। 76% लोग तो खुले कुएं का, टैंक, झरना, नदी, नहर, तालाब इसका पानी पीते हैं। कितने परसेंट लोग? 76% लोग। शुद्ध पानी कितने लोगों को मिल रहा है? केवल 24% को। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई है उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। केवल कितना वातावरण स्वच्छ है? 20%। सफाई गांव में कहाँ पे है? 20%। ग्रामीण लोगों में जो बिजली की उपलब्धता है वो कितनी है? 56%। और गांव में मिट्टी का तेल का उपयोग कितना होता था? 2001 में 43%।
ये सभी आंकड़े 2001 के हैं, इसीलिए अब बहुत से आंकड़ों में परिवर्तन आ गया है। जैसे आप जानते हैं उज्ज्वला योजना, जिसमें निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जिनके पास खाना बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वो चूल्हा से या जो जैव ईंधन है इससे होने वाले नुकसान से बच सकें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि प्रत्येक गरीबी रेखा कार्ड वालों को ग्रामीण क्षेत्र में सबको गैस सिलेंडर उन्होंने मुफ्त में सिलेंडर दिया है। थोड़े आंकड़े से हम और समझ लेते हैं। सारणी दी हुई है 8.1 आधारिक संरचना की स्थिति। यहाँ पे भारत की अन्य देशों से तुलना हम कर सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है चीन, हांगकांग, फिर दिया है यहाँ पे भारत, फिर ये दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये इतने देशों की तुलना दी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश, यानी जो निवेश है जीडीपी का हमारे आधारिक संरचना में, वो हमारे देश में कितना होता है 34%। और बाकी देशों में देखिए, चीन में देखिए कितना हो रहा है 46%। हालांकि यहाँ पर हमारे बाद जो है ये है इंडोनेशिया। बाकी देशों की स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान देखिए, इनका 15% बस होता है आधारिक संरचना पर खर्च। यदि हम सुरक्षित पेयजल की बात करें तो भारत में कितने लोगों के पास है 94% के पास है, और सिंगापुर में कितना है 100%। इस तरह से ये भी हमारी लगभग ठीक स्थिति दिख रही है। इसके बाद है उन्नत सफाई तक पहुंच। सफाई में हांगकांग 100% है, 77% है चीन, और 100% है दक्षिण कोरिया, सिंगापुर भी 100% है। लेकिन भारत में जो सफाई है वो कितनी है 40% है। इसके बाद है मोबाइल का उपयोग। 1000 लोग में कितने लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे थे 79 लोग। और वहीं देखिए हांगकांग में 229 लोग, चीन में 93। तो इसमें भी स्थिति हमारी ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके बाद है बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है चीन में 6015, फिर भारत में है 1423, यानी चीन के बाद हमारी स्थिति ठीक है। ये जो आंकड़े लिए हुए हैं विश्व विकास सूचक 2017 से लिए गए हैं ये आंकड़े। इस तरह से विभिन्न देशों से तुलना करने से हमको समझ में आता है कि विश्व के परिवेश में भारत की स्थिति क्या है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुमान के आधार पर भारत कुछ वर्षों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके लिए भारत को आधारिक संरचना में निवेश बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक विकास और आर्थिक संरचना एक दूसरे के पूरक हैं। जिस देश में आपने देखा है कि जहाँ की आधारिक संरचना बहुत अधिक अच्छी है, जैसे आप देखते हैं चीन है, जापान है, अमेरिका है, वो देश बहुत आर्थिक विकास कर चुके हैं। जिन देशों में आधारिक संरचना नहीं है वहां पर कोई नए उद्योग स्थापित नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारे बहुत सारी रोड बन जाए, बिजली की सुविधा हो जाए, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में आकर या भारत में भी जो उद्योग हैं वो विकसित हो जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य ही है हमारा देश को विकास करने के लिए आधारिक संरचना को सुधारना पड़ेगा। जब तक आधारिक संरचना नहीं सुधरेगी आर्थिक विकास संभव नहीं है। जैसे हमारे देश में यदि सिंचाई अच्छी होगी तो कृषि भी क्या होगी अच्छी होगी। यदि हमारे देश में बिजली ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, तो उद्योग भी उन्नति करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधारिक संरचना पर ही देश का विकास निर्भर है। यदि सभी साधनों का विकास किया जाए तो देश निश्चित उन्नति और समृद्धि करेगा। धन्यवाद।